साल था 1483 और जगह थी फरगाना। मिडिल एशिया का एक छोटा सा इलाका। वहीं पैदा हुआ एक लड़का जिसका खून था तैमूर और चंगेज़ खान का, जिसका नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। 1494 का साल। फरगाना की घाटियों में एक 13 साल का लड़का अपने पिता के मरने के बाद सुल्तान बनाया जाता है। उस लड़के का नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तिमूर लंग की 10वीं पीढ़ी और चंगेज़ खान की भी वंशावली से जुड़ा यह लड़का अपने आंखों में समरकंद जीतने का सपना लिए बड़ा हो रहा था। समरकंद तिमूरी वंश का गौरव बाबर के लिए केवल एक शहर नहीं था, वह उसकी मां की लोरी में गूंजता सपना था, उसके पिता की आंखों का सपना और एक सुल्तान की असली पहचान। लेकिन सत्ता आसान नहीं होती, उसे अपने ही रिश्तेदारों, मंत्रियों और सेनापतियों से जूझना पड़ा। समरकंद पर हमला बाबर ने 16 वर्ष की उम्र में किया। जीत मिली लेकिन कुछ ही महीनों में वो हार गया। भोजन की कमी, सैनिकों की बगावत, कूटनीतिक धोखे ने उसे पीछे धकेल दिया। वह समरकंद से खदेड़ दिया गया और फरगाना भी हाथ से चला गया। अब बाबर के पास ना तो ताज था, ना जमीन, ना ही सेना, पर उसकी आंखों में एक आग बाकी थी। समरकंद की गलियों में भटकने वाला वह शहजादा अब पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। अफगानों से छिपता, भूखा प्यासा, कभी पहाड़ों की गुफाओं में सोता तो कभी अपने वफादार सैनिकों के साथ दूर के गांवों में शरण लेता। उसके कुछ साथियों ने उसे छोड़ दिया, कुछ मर गए और कुछ दुश्मनों से जा मिले, पर बाबर डटा रहा। उसे यकीन था कि उसका समय लौटेगा। उसके पास अब केवल एक चीज़ थी, उसका आत्मबल। 1504 में बाबर ने काबुल को जीत लिया। यह उसकी पहली अस्थायी जीत थी और यहाँ से उसने खुद को फिर से एक सुल्तान के रूप में स्थापित किया। पहाड़ों की गोद में बसा यह शहर न केवल उसे शांति देता, बल्कि यहाँ से वह नए ख्वाब भी देख सकता था। भारत का ख्वाब। काबुल में बाबर ने शासन को मजबूत किया, प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया और एक सेना तैयार की। वह जानता था कि भारत की धरती पर कई रियासतें हैं जो एक दूसरे से लड़ रही है। उसे यह भी ज्ञान था कि दिल्ली का तख्त कमज़ोर हाथों में है। यह उसका अवसर था। बाबर ने भारत पर पहली बार 1519 में हमला किया। वह हमला कोई बड़ा युद्ध नहीं था, बल्कि भारत की ज़मीन और वहाँ के राजनीतिक हालात को समझने की एक कोशिश थी। अगले कुछ सालों में उसने कई बार भारत की सीमा पर हमले किए। हर बार वह अधिक सीख कर लौटता। 1524 में बाबर को लाहौर और पंजाब पर अधिकार मिला। यह भारत में उसका पहला बड़ा कदम था। यहीं से उसने अपनी ताकत बढ़ाई और दिल्ली पर कब्जा करने की योजना बनाई। साल 1526 एक ऐतिहासिक साल। बाबर ने अपनी सेना के साथ पानीपत की ओर रुख किया। दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी एक शक्तिशाली राजा था, जिसकी सेना बाबर से कई बड़ी थी, पर बाबर के पास था तोपखाना, घातक रणनीति और युद्ध कौशल। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में जो युद्ध हुआ, वह केवल दो सेनाओं की टक्कर नहीं थी, वह दो युगों की टक्कर थी। बाबर की रणनीति और तोपों ने इब्राहिम की सेना को ध्वस्त कर दिया। सुल्तान मारा गया, दिल्ली का तख्त बाबर के कदमों में आ गया। बाबर अब भारत का शासक बन चुका था, पर वह जीत अस्थायी नहीं थी। भारत की भूमि पर बाबर को और भी कई दुश्मनों से लड़ना था। राजपूत राजा राणा सांगा, अफगान सरदार महमूद लोदी और भी बहुत सारे बागी। 1527 में बाबर ने खानवा की लड़ाई में राणा सांगा को हराया। 1528 में चंदेरी और 1529 में घाघरा की लड़ाई में उसने अपने विरोधियों को परास्त किया। अब भारत पर बाबर का साम्राज्य मजबूत हो चुका था। 1530 में बाबर गंभीर रूप से बीमार हुआ। उसने अपने बेटे हुमायूं को उत्तराधिकारी घोषित किया और उसे सलाह दी, सच्चा बादशाह वह होता है जो अपने लोगों से प्यार करे, ना कि सिर्फ तलवार चलाए। 26 दिसंबर 1530 को बाबर का निधन हो गया। उसे पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी इच्छा अनुसार उसकी कब्र को काबुल ले जाया गया। बाबर चला गया पर उसकी विरासत रह गई। मुगल साम्राज्य की नींव जो आने वाले वर्षों में भारत के इतिहास को बदलने वाली थी। बाबर केवल एक योद्धा नहीं था, वह कवि भी था, एक लेखक भी। बाबर की कहानी एक ऐसे मुसाफिर की कहानी है जिसने रेत की आंधियों से लड़कर पत्थर पर अपनी पहचान तराशी।
उसने अपने खून से इतिहास लिखा और दिखाया कि असली विजेता वह नहीं होता जो लड़ाइयाँ जीतता है, बल्कि वह होता है जो हर हार से सीखता है। अगर से आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए।